आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कक्षा 10 भूगोल। और ये जो भूगोल का एनसीईआरटी का बुक है, इस बुक में सभी एक्सरसाइज को कुल 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड क और खंड ख। खंड क में कुल 6 इकाई हैं, 6 यूनिट्स हैं, और खंड ख में भी 6 यूनिट हैं। आज हम लोग प्रथम यूनिट अर्थात भारत संसाधन एवं उपयोग को पढ़ेंगे। उसमें आज हम मुख्य रूप से संसाधन के बारे में जानेंगे कि संसाधन क्या है, संसाधन की क्या उपयोगिता है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया है। उसके पश्चात इस इकाई में कुल 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय में प्रथम अध्याय जो होगा वह होगा प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके उपयोग क्या है, इसका वितरण भारत में क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। दूसरा है जल संसाधन, तीसरा है वन्य एवं वन्य जीव, चौथा है खनिज संसाधन, और पांचवा जो है वह शक्ति। शक्ति का अर्थ है कि कहाँ कहाँ विद्युत उत्पादन होता है और किस प्रकार से होता है, कहीं पर कोयले के द्वारा होता है, कहीं पर जल के द्वारा होता है। तो इस अध्याय में हम इन्हीं सभी संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला यूनिट जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संसाधन। सबसे पहले समझते हैं संसाधन क्या है। संसाधन के बारे में हम लोग विगत कक्षा अर्थात कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार हैं। बस वही इसमें रिवाइज करने के लिए दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है संसाधन क्या है। संसाधन क्या है तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। सभी अर्थात हमारी आवश्यकता को जो जो चीजें पूर्ति कर रही है, जैसे कि अभी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु बोर्ड का यूज कर रहे हैं, कलम मार्कर का यूज कर रहे हैं, है ना, माइक का यूज कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, पंखे का यूज कर रहे हैं। ये सारे चीज क्या है, संसाधन। या हम यूं कह सकते हैं कि मनुष्य जिन चीजों को बार बार उपयोग करता है, या मनुष्य के लिए हर वह चीज जो उपयोगी है वह क्या है, संसाधन है। तो इस प्रकार से हम समझ चुके हैं कि संसाधन क्या है, या यूं कहें कि संसाधन हर वह पदार्थ है जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी। तो संसाधन के बारे में समझने के पश्चात अब हम समझते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो संसाधन को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, वह संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, अर्थात जिन संसाधन का उपयोग करने हेतु, उपभोग करने हेतु हमें कहीं भी कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, कहीं भी कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि यहाँ देख लें आप, भूमि प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और इसे हम लोग क्या करते हैं, सीधे उपयोग में लाते हैं यदि वह हमारी भूमि है तो। उसी प्रकार से भूमि के प्रकार को भी मैंने दर्शा दिया है। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, भूमि के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार से मिट्टी है, मिट्टी भी अनेकों प्रकार के पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी मिट्टी भी क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संसाधन। जल में नदी, झील, तालाब, सागर, महासागर इत्यादि के जल क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। उसी प्रकार से वनस्पति में हम लोग सभी जानते हैं, पेड़ पौधे, झाड़ी, घास, ये सभी क्या कहलाते हैं, वनस्पति कहलाते हैं, जो स्वपोषी होते हैं। जैविक का अर्थ हुआ जो क्या है, सजीव होते हैं, जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े जानवर तक सभी क्या कहलाएंगे, जैविक। ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। उसी प्रकार से खनिज में लौह अयस्क, तांबा अयस्क, अवरक, ये सारे जितने भी अयस्क होते हैं उन्हें जो हमारे लिए उपयोगी हैं वो क्या है, खनिज अयस्क क्या है, प्राकृतिक संसाधन। उसी प्रकार से ईंधन के रूप में हम जिनका उपयोग करते हैं, जैसे कि कोयला या प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद हम जानते हैं वायु भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त हर वह चीज प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। जो हम यहाँ नहीं बनाते हैं वह भगवान के द्वारा, ऊपर वाले के द्वारा बना बनाया हमारे पास मौजूद है। उसका बस हमें क्या करना है, नियोजित रूप से क्या करना, उपयोग करना है। तो इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब इस बात पर ध्यान देना है कि हर वस्तु तो प्राकृतिक संसाधन है, परंतु जब तक उसे हम उपयोग में ना लाएं तब तक उसे हम संसाधन नहीं कर सकते। जैसे सपोज करें कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व कोयले का निर्माण हो गया था, परंतु जब से हमने कोयले का उपयोग शुरू किया तब से वह हमारे लिए संसाधन है, उससे पहले वह संसाधन नहीं था। इसी प्रकार से कहीं पर अगर रेत रखा हुआ है, कहीं पर बालू रखी हुई है, और जब तक हम उसका उपयोग करना नहीं सीख जाते हैं, या जब तक उसका उपयोग हम घर बनाने में या सड़क बनाने में नहीं कर लें, तब तक वह क्या नहीं है, संसाधन नहीं है। तो इसी प्रकार से हर वस्तु को हम संसाधन तो कह सकते हैं, परंतु उसके उपयोग को भी देखना
पड़ेगा। तो चलिए दूसरे हम संसाधन के दूसरे प्रकार पर चलते हैं। दूसरा प्रकार है मानव संसाधन। सबसे पहले यह समझना है मानव खुद एक संसाधन है। यह कैसे? मानव स्वयं इसलिए संसाधन है क्योंकि मानव भी किसी के उपयोग में आता है। जरा सा इसके उदाहरण को देखें। मानव ही एक डॉक्टर है, मानव ही एक कवि है, अभिनेता है, शिक्षक है, अभियंता है, अर्थात यह भी हमारे लिए उपयोगी है। यदि हमें कुछ शिक्षा हासिल करना है तो शिक्षक के पास जाते हैं। यदि हमारे शरीर की कोई कमियों को, बीमारियों को दूर करना है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। किसी निर्माण संबंधित कार्य के लिए हम अभियंता अर्थात इंजीनियर के पास जाते हैं। उसी प्रकार से यदि हमें अपने आप को इंटरटेन करना है तो हम अभिनेता के पास या कवि के पास जाते हैं जो कविता सुनाते हैं, अभिनेता अभिनय करते हैं। इस प्रकार से मानव संसाधन है, अर्थात मानव को भी संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मानव जो है वह निर्माणकर्ता एवं उपयोगकर्ता दोनों, अर्थात संसाधन का निर्माण भी यह करता है, किसी भी संसाधन का निर्माण कर सकता है जो मानव निर्मित है। प्राकृतिक संसाधन तो प्रकृति ने निर्मित किया, परंतु मानव निर्मित संसाधन का स्वयं, जैसे क्या इस पेन का निर्माण किसने किया? मानव ने किया। और उपयोग भी कौन कर रहा है? मानव ही कर रहा है। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि इन तीनों संसाधन में कौन सा ऐसा संसाधन है जो निर्माण करता भी है और उपयोग करता भी है, तो याद रखना मानव संसाधन जो है वह निर्माण करता भी है, उपयोग करता भी है। इसी प्रकार से मानव सभी रूप में पाए जाते हैं, अर्थात मानव भी एक क्या है? संसाधन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ जाननी है योग्य है कि मनुष्य का ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज। नॉलेज पावर होती है। नॉलेज ही क्या है? नॉलेज ही पावर है। जैसे कि किसी भी राष्ट्र के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सारे संसाधन तो हैं, परंतु यदि उनके पास प्रौद्योगिकी ना हो, तकनीक ना हो, तो वो संसाधन उनके लिए बेकार है। इस संदर्भ में एनसीईआरटी बुक में प्रायः दो देशों का उदाहरण दिया जाता है। एक दक्षिण अफ्रीका और दूसरा दिया जाता है जापान। दक्षिण अफ्रीका के पास बहुत सारे संसाधन हैं, वहाँ अधिक मात्रा में कोयला है, अधिक मात्रा में सोना है, परंतु वह देश अन्य देशों की भांति ज़्यादा विकसित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के मानव संसाधन जो हैं, मानव की तकनीक जो है वह क्या है? कमज़ोर है। वहाँ पर मानव की तकनीक ज़्यादा विकसित नहीं है। परंतु एक जापान है, जापान के पास ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वह कोयला भी दूसरे देश से खरीदता है, परंतु उसके पास मानव तकनीक इतनी अच्छी है, मानव की टेक्नोलॉजी या मानव प्रौद्योगिकी कह सकते हैं उसे, प्रौद्योगिकी इतनी अच्छी है, उतनी सुदृढ़ है कि वह अभी विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास संसाधन हो सकते हैं कि बहुत हों, परंतु संसाधन का किस प्रकार से उपयोग करना है यह मानव के ऊपर निर्भर करता है, और मानव का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। मानव के परिप्रेक्ष्य में संसाधन के बात को अगर देखें तो मानव पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इन तीन बातों का उपयोग कर सभी संसाधनों को निर्माण करता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, जो मानव द्वारा निर्मित संसाधन है उसे हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित अर्थात श्रम एवं तकनीक का उपयोग कर, श्रम का मतलब अपने परिश्रम का उपयोग किया और साथ ही साथ तकनीक अर्थात टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, तब जाकर जो प्राकृतिक संसाधन की मदद से निर्मित हुआ वही क्या कहलाया? मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने एक फर्नीचर बनाया है ना। फर्नीचर का मतलब हो गया टेबल, कुर्सी, पलंग। फर्नीचर किससे बना? तो फर्नीचर बना पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे क्या थे? प्राकृतिक संसाधन थे, परंतु मानव ने अपने तकनीक का, अपने प्रौद्योगिकी का उपयोग किया और उससे टेबल बनाया, कुर्सी बनाया, पलंग बनाए गए, बेंच बनाए गए, है ना। उसी प्रकार से मानव ने क्या किया? खनिज एस्क को प्राप्त किया, लौह एस्क, तांबा एस्क प्राप्त किया, और उससे विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं को बनाया गया, जैसे पंखा बनाए गए, है ना, मोबाइल बनाए गए, टीवी बनाया गया। इस प्रकार से हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन का श्रम एवं तकनीक के द्वारा एक नए संसाधन में विकसित कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। जैसे उदाहरण के तौर पर है घर का पंखा या घर, टीवी यानी टेलीविज़न, मोबाइल, रेल, सड़क इत्यादि, ये सारे क्या है? मानव निर्मित संसाधन। तो इस प्रकार से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, इसका हम बार बार उपयोग करते हैं, फिर भी यह समाप्त नहीं है, अतः इसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन को तीन भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत वे सारे संसाधन आते हैं जो ऊपर वाले अर्थात प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, यह बने बनाया मिल रहा है हमें। दूसरा है मानव संसाधन, अर्थात मानव स्वयं एक संसाधन है, यह संसाधन के रूप में कार्य करता है। और मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन क्या है? ज्ञान है, अर्थात हम अपने नॉलेज के द्वारा ही किसी भी संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन इन दोनों का ही क्या है? उभयनिष्ठ ये है। जैसे कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन है, सपोज करें मेरे पास पेड़ है
और उसमें हम तकनीक का उपयोग करके क्या बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। उसी तरह से लौह अयस्क है, इसके में तकनीक का यूज करके इससे हम क्या बना सकते हैं, जैसे ग्रिल बन जाएगा लोहे की और अन्य वस्तुएं बन जाएगी। अर्थात मानव निर्मित संसाधन जो है वह मानव के तकनीक और प्राकृतिक संसाधन के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार से हम समझ चुके हैं संसाधन क्या है और संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। अब हम विभिन्न आधार पर संसाधन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि संसाधन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब हम बात करते हैं कि अन्य आधार पर संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यतः तो पढ़ लिए, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थात है वह किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है। यदि वह जैव संसाधन कहलाएगा कब, जब सजीव के लक्षण उसमें मौजूद होंगे, अर्थात जिस दिन से उसकी उत्पत्ति हुई है उत्पत्ति के समय उसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होंगे तो कहलाएंगे जैविक संसाधन। जैसे हैं वनस्पति, यानी वनस्पति के अंतर्गत अभी हम लोगों ने पढ़ा ही पेड़ पौधे होते हैं। उसके बाद है हमारा ये खुद मनुष्य भी क्या है या मानव भी क्या है, एक जैव संसाधन है। उसके बाद है मत्स्य, पशुधन, मत्स्य मतलब मछली और पशुधन मतलब हो गया जानवर, जो हैं ये क्या कहलाएंगे, जैविक संसाधन। उसके बाद है अजैविक या अजैव संसाधन क्या होंगे, तो अजैव संसाधन वे संसाधन होंगे जो निर्जीव गुण धारण रखता है, निर्जीव के गुण को धारण करता है, जैसे कि चट्टाने, धातु, खनिज या कोयले, जिसे हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये सारे क्या हो गए, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव हो गए। फिर से एक बार देख ले, जैव हो जाएंगे वे जिनमें सजीव के लक्षण पाए जाते हैं जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशुधन, मत्स्य, और अजैव वे हो जाएंगे जिनमें निर्जीव के गुण पाए जाते हैं जैसे कि कोयला, जीवाश्म ईंधन इत्यादि। अब आते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता का अर्थ हुआ किस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हैं और उपयोग करने के पश्चात वह कितने दिनों तक उपस्थित रहता है, उसे हम कहेंगे उपयोगिता का आधार। उपयोगिता का आधार पर भी 2 भागों में वर्गीकृत है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का अर्थ हो गया जिसे हम पुनः पूर्ति योग्य, अर्थात वह संसाधन जिसका उपयोग बार बार करते रहे फिर भी वह समाप्त ना हो, और यदि वह समाप्त भी हो जाए तो उसकी पूर्ति पुनः हो जाए, अर्थात पुनः उसकी पूर्ति हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। जैसे कहलाता है सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, जैसे कि दिन भर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाएगी और रात हो गई तो वह ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगी, पुनः सुबह में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, अर्थात यह पुनः पूर्ति योग हो गया। फिर है पवन ऊर्जा। उसी प्रकार से है वन एवं वन्य प्राणी। जल, वन एवं वन्य प्राणी का अर्थ है वन यानी जंगल, पेड़ पौधे ये सब, और उसके अंतर्गत आने वाले सभी प्राणी। तो ये क्या है, पुनः पूर्ति योग है, इसलिए इसे हम नवीकरणीय कहते हैं। उसके बाद है दूसरा अनवीकरणीय, अर्थात ऐसे संसाधन जिसका लगातार उपयोग करने के पश्चात यह खत्म हो जाता है और इसकी पुनः पूर्ति होने पर लाखों वर्ष लग जाए, उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे जीवाश्म ईंधन, सपोज करें आज कोयला यूज करते करते समाप्त हो जाएगा, जब कोयला समाप्त हो जाएंगे तो फिर कोयला का पूर्ति कब होगा, तो कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, अर्थात यह इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, अर्थात यह चक्रीय नहीं है, इसीलिए इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब जैसे नवीकरणीय संसाधन में जल को ले लें, हम सभी लोग जल चक्र पढ़े हुए हैं कि जैसे कि वर्षा होती है, वर्षा होने के पश्चात वह पानी जो है नदी नाले तालाब में चले जाते हैं, कुछ पानी जो है पृथ्वी द्वारा रिसकर अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, और उसके बाद जो धरातल पर पानी बच जाते हैं नदी नाले तालाब में, उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होने के पश्चात वह पानी पुनः वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर बादल बन जाते हैं, और बादल फिर से संघनित होकर क्या बन जाता है, वर्षा। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है और इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं, इसी से जल की पूर्ति होती रहती है, इसलिए यह क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। परंतु ऐसा कोई चक्र नहीं है जिस चक्र के द्वारा हम कोयले को पुनः बना सकें, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। उसी तरह से खनिज भी है, खनिज का मतलब लौह अयस्क या तांबा, ये सभी खनिज क्या है, पुनः पूर्ति योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से उपयोगिता के आधार पर भी 2 प्रकार हो गए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसे हम लोग फिजिक्स में भी लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ही। अब आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व ये तो हम लोग समझ ही जाते हैं, स्वामित्व का मतलब हो गया कि उसका स्वामी कौन है, अर्थात उसका मालिक कौन है। तो मालिकाना हक के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, अर्थात व्यक्तिगत का मतलब हो गया निजी, निजी का मतलब किसी एक व्यक्ति का, जैसे कि आपका घर है वह क्या है, निजी संसाधन है। कोई भूखंड यानी जमीन का टुकड़ा वह निजी संसाधन है। बाग बगीचा किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, ये सभी क्या है, व्यक्तिगत है, अर्थात किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र वाले संसाधन को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। अब मान लिया जाए कोई किसी गांव में 100 व्यक्ति रहते हैं, तो 100 व्यक्ति का अपना पर्सनल घर होगा, तो वह उसका क्या हो गया,
व्यक्तिगत संसाधन होंगे। उस घर के अंदर पंखे होंगे, टेबल होंगे, कुर्सी होंगे, वो सभी क्या होंगे? व्यक्तिगत संसाधन। उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं पर कुछ खेत होगा या खेत का टुकड़ा होगा तो क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन, है ना। अब 100 गांव मतलब 100 परिवार के अंतर्गत कुछ ऐसे भी चीज है जिसका उपयोग वह 100 के 100 आदमी करता है, उसी को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अर्थात किसी खास समुदाय के आधिपत्य वाले संस्थान या संसाधन क्या कहलाएंगे? सामुदायिक संसाधन। जैसे कि किसी गांव में एक मंदिर है तो मंदिर का उपयोग सभी करते हैं, इसलिए मंदिर क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन। मस्जिद या शमशान घाट, मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर, ये सभी क्या हो जाएंगे? सामुदायिक संसाधन। या जैसे शमशान घाट में लोगों को जलाया जाता है, उसी प्रकार से कब्रिस्तान में लोगों को दफनाया जाता है, तो शमशान या कब्रिस्तान क्या हो जाएंगे? सामुदायिक संसाधन हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इस पर पूरे गांव या पूरे आसपास के जो लोग हैं उन सभी का अधिकार है समान रूप से, इसलिए ये सभी क्या कहलाएंगे? सामुदायिक संसाधन। उसी प्रकार से सामुदायिक भवन, आप लोग देखते होंगे गांव में हर वार्ड में या गांव के 2-3 वार्डों पर एक सामुदायिक भवन होता है। उस सामुदायिक भवन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उस पर सभी लोग का समान अधिकार है और सभी लोग उसका बारी बारी से उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से पार्क, ये सभी क्या है? सामुदायिक संसाधन है। यदि हम स्कूल के बारे में भी बताएं, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, तो ये सभी भी सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। अब आते हैं हम राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे राष्ट्रीय संसाधन को परिभाषित इस प्रकार से किया गया है, देश या राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं, चाहे वह व्यक्तिगत संसाधन हो चाहे वह सामुदायिक संसाधन हो, सभी के सभी क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अब ये कैसे? तो जैसे सपोज करें कि कहीं पर भी रेल ट्रैक बन रहा है, रेल ट्रैक बनने के लिए रेल कहाँ बिछेगी? जमीन पर। तो क्या सारे जमीन सरकारी होंगे? ऐसा संभव नहीं है। तो वह रेल ट्रैक जिस व्यक्ति के खेत से होकर गुजरेगा, सरकार उसे मुआवजा देकर, सरकार उसे पैसे देकर वह जमीन अपने अंदर ले लेती है। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्रीय संसाधन है। भले वह किसी किसान के अंतर्गत है, किसी किसान का निजी संसाधन हो, अलग बात है, उसे राष्ट्रीय संसाधन के रूप में हम कह सकते हैं। तो किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन होते हैं सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे खनिज पदार्थ, भले आपके जमीन के अंदर कोयला या सोना मिल जाए, वह राष्ट्र की संपत्ति होती है, आपका निजी नहीं होता है। उसी प्रकार से जल संसाधन, यह राष्ट्र की संपत्ति है। वन एवं वन्य जीव राष्ट्र की संपत्ति है। या यदि हमारा समुद्री क्षेत्र है, किसी भी देश का समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र के 200 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र जो होते हैं उसे हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। वहाँ तक के जितने भी संसाधन हैं, उस संसाधन पर स्वामित्व किसका होगा? उस राष्ट्र का होगा, उस देश का होगा। तो इससे 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को भी हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ हो गया जिस पर किसी एक देश का स्वामित्व ना हो, जिस पर किसी एक देश का जो है अधिकार ना हो। जैसे कि किसी भी राष्ट्र के आसपास अगर कहीं नदी है, राष्ट्र के सीमा से सटा हुआ कोई महासागर है और महासागर से 200 किलोमीटर के दूर यानी 200 किलोमीटर के बाद अगर कोई संसाधन है, कोई क्षेत्र है, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और इस क्षेत्र का उपयोग कोई भी देश अपने इच्छानुसार नहीं कर सकता है। उसे इस क्षेत्र या संसाधन का उपयोग करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं उनसे क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अगर उन्हें परमिशन ग्रांट कर देगा तभी जाकर वह इस क्षेत्र में अपने कार्य को शुरू कर पाते हैं। तो और यह कार्य किस रूप में मिलेगा? तो यह कार्य मिलेगा अनुसंधान हेतु, अर्थात आप किसी भी चीज़ के रिसर्च के लिए इस जगह को या इस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बार फिर से आप देख लें, उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, इसे हम निजी संसाधन भी कह सकते हैं, सामुदायिक अर्थात जिस पर एक समुदाय का आधिपत्य हो, एक व्यक्ति का आधिपत्य नहीं हो, 10, 20, 100, 200 आदमी का आधिपत्य हो। राष्ट्रीय संसाधन, देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन होते हैं, नदी नाले तालाब वन वन्य जीव सभी क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। लाल किला ताजमहल ये क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या कहलाएंगे? तो महासागरीय क्षेत्र से 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इस पर किसी एक देश का स्वामित्व नहीं होता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा 3 रूपों में, अब एक चौथा और है, उसे हम देख लेते हैं। उस आधार पर संसाधन को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं विकास की स्थिति के आधार पर। विकास का अर्थ है कि बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो अभी तक विकसित नहीं हो पाए हैं या विकास हो गए हैं या विकासशील है, उनके आधार पर हम देखते हैं कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है।
तो विकास के स्थिति में पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, है ना, और तीसरा है भंडार संसाधन, और चौथा है संचित संसाधन। तो इस प्रकार से 4 भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं संभाव्य संसाधन क्या है। संभाव्य का अर्थ ही होता है संभावना, अर्थात ऐसे संसाधन जिसके होने की संभावना तो है परंतु अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी या कोई रिसर्च या कोई कार्य प्रारंभ किए नहीं गए हैं। रिसर्च तो प्रारंभ हो गए, मतलब रिसर्च का मतलब हो गया कि उसको निकालने हेतु कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय चूंकि बहुत विशाल है, विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, उसके अंदर खनिज हो सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। परंतु भूवैज्ञानिक ने ऐसी संभावना तो व्यक्त कर दी परंतु उसे निकालने की तकनीक अपने पास नहीं है, या वह बहुत अत्यंत गहरी है इसलिए वह अभी निकाला नहीं जा सका है, इसलिए इसे संभाव्य संसाधन क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। दूसरा है राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन एवं सौर ऊर्जा। पवन एवं सौर ऊर्जा का अर्थ है, पवन ऊर्जा क्या है वह भी जान लें। पवनों द्वारा जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं, और सूर्य के द्वारा यानी सूर्य के किरणों के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम सौर किरण कहते हैं या सौर ऊर्जा कहते हैं। तो चूंकि आप जानते ही होंगे कि राजस्थान और गुजरात भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं और अत्यधिक गर्म प्रदेश है, कुछ भाग इसके मरुस्थलीय भी हैं जिसके कारण यहाँ जो है गर्म हवाएं बहती रहती है। वो गर्म हवाएं बहने के कारण यह क्षेत्र पवन ऊर्जा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ गर्मी अधिक रहती है अर्थात यहाँ पर सौर ऊर्जा के भी अधिक संभावनाएं हैं। परंतु ये संभावना है, अभी तक इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसके मतलब इस क्रम में हम लोग आगे बढ़े नहीं हैं। परंतु गुजरात के भुज में, गुजरात का एक जिला है भुज, भुज में बहुत सारे सोलर प्लेट लगाए गए हैं और वहाँ से सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। परंतु राजस्थान के संबंध में अभी तक ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अर्थात संभाव्य संसाधन में हम समझ गए कि ऐसे संसाधन जिसकी संभावनाएं तो हम व्यक्त करते हैं परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में या कुछ जटिल कठिनाइयों के अभाव में हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। आगे है विकसित संसाधन। विकसित का अर्थ हो गया ऐसे संसाधन जो विकसित हो गए हैं, जिसके सभी चीज़ों के बारे में हमें पता है, सर्वेक्षण हो गए हैं उसके बाद उसकी मात्रा पता चल गई है, गुणवत्ता पता चल गई है, सारी चीज़ का निर्धारण हो चुका है, उसे हम कहेंगे विकसित संसाधन। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि कोयला कितने हैं, कितने वर्ष तक चलेंगे, ये सारी चीज़ हमें पता है ना, तो ये क्या कहलाएंगे विकसित संसाधन। अब आता है भंडार संसाधन। भंडार का अर्थ क्या हो गया कि हम जानते तो हैं कि यहाँ पर ये चीज़ भंडारित है परंतु हमारे पास वह प्रौद्योगिकी नहीं है, वह टेक्निक नहीं है, वह हमारे पास कुछ ऐसे कारणों से उसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी के अभाव में उपयोगी जो नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जल में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, तो किस प्रकार से जल में उपस्थित हाइड्रोजन को ऊर्जा में रूपांतरण किया जाए, यह प्रौद्योगिकी अभी तक विकसित नहीं हो पाई है, इसलिए यह एक भंडार संसाधन है, अर्थात इसे हम भंडारित संसाधन या भंडार संसाधन कहेंगे। उसी प्रकार से संचित संसाधन भी भंडार संसाधन का ही एक रूप है, भंडार संसाधन के ही अंश हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा का निर्माण जल से भी किया जाता है, बड़े बड़े बांधों को बनाकर और वहाँ से पानी को गिराकर टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे कि जल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उस जल ऊर्जा की उत्पत्ति हेतु चूँकि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो संचित संसाधन के रूप में नदी के पानी को भी देखा जा रहा है कि जब जल ऊर्जा पर अत्यधिक रिसर्च हो जाएंगे, जब जल ऊर्जा के द्वारा अत्यधिक विद्युत ऊर्जा का निर्माण होने लगेगा तो नदी के जल द्वारा भी विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो सकता है, इसलिए इसे संचित संसाधन के अंतर्गत रखा गया। अर्थात संचित संसाधन भी भंडार संसाधन का ही एक अंश है। ठीक है, तो इस प्रकार से विकास की स्थिति में भी 4 भागों में बांटा गया। संभाव्य अर्थात जिसकी संभावना व्यक्त की जाती है, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित संसाधन। आगे है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। विवेकपूर्ण उपयोग क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि कोयले की सीमित मात्रा हमारे देश में पाई जाती है, यदि हम इसका निरंतर उपयोग करते रहें तो अंततः यह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें क्या करनी चाहिए कि ऊर्जा उत्पादन हेतु हमें नए नए खोज करने चाहिए, प्रयोग करने चाहिए, ताकि हमारा कोयले का जो सीमित स्रोत है वह क्या हो सके, बचा जा सके, उसको बचाया जा सके और वह निरंतर उपयोग में आता भी रहे और साथ ही साथ वह समाप्त भी ना हो। इसी को हम लोग कहते हैं विवेकपूर्ण उपयोग।
अर्थात संसाधन नियोजन के द्वारा ही हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। इसके लिए भारत में अनेकों कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि बिहार में कोयले की मात्रा नहीं है, परंतु यहाँ अवरक पाए जाते हैं। किसी अन्य प्रदेशों में अवरक नहीं पाए जाते हैं, वहाँ तांबा पाया जाता है। असम में तेल पाए जाते हैं, मुंबई हाई में भी तेल पाया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। तो इस नियोजन के द्वारा भारत के सभी राज्यों में एक सर्वे कराकर सभी संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम संसाधन का संरक्षण भी कर सकते हैं और उसे हम अत्यधिक दिनों तक उपभोग भी कर सकते हैं। संसाधन का संरक्षण, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है कुछ। ये कहा था किन्होंने? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? इन्होंने कहा पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। पेट भरने के लिए अर्थात हमारे पास भूमि तो है, उस पर कृषि भी हो रही है, अर्थात पेट तो हमारा भर ही जाता है। परंतु पेटी का मतलब है कि देश के अन्य कार्य को करने के लिए, जैसे कि सड़क बनाना है, रेल बनाना है, बिजली पहुंचानी, इसके लिए पैसे चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए हमारे पास ऐसे कुछ नहीं है, अर्थात हमारे पास अत्यधिक संसाधन मौजूद नहीं है। तो उन्हीं संसाधनों के बारे में उन्होंने कहा पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। परंतु हमारे देश में जितने भी संसाधन है उसके संरक्षण के लिए भी बहुत सारे समाज सेवी ने अपना योगदान दिया है। जैसे कि नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा के ऊपर पुल बनाया जा रहा था, बांध बनाया जा रहा था और उस बांध के द्वारा बिजली उत्पादन होता और बहुउद्देशीय परियोजना थी। बहुत सारे परियोजनाओं को उसमें ये किया जा रहा था। तो उसे रोकने का काम किया था मेधा पाटकर। क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया क्योंकि उसके आसपास के जो कृषि योग्य भूमि थे उसमें क्या रहते, सालों भर पानी भरा रहता और वह क्या हो जाती, बंजर हो जाती। तो इसलिए उन्होंने इसे रोका। तो ये संसाधन के संरक्षण के लिए लड़े। उसके बाद चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड में बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा था, जिसका अगुवाई सुंदरलाल बहुगुणा ने किया, जिससे वहाँ के जो पेड़ थे वह बचे। तो संसाधन का उन्होंने भी संरक्षण किया। उसी प्रकार से वर्षा जल का संचयन कर कृषि में सिंचाई के रूप में इसका उपयोग किया। वो किसने किया? तो वो किया संदीप पांडे ने। इसी प्रकार से संसाधन के संरक्षण हेतु विभिन्न सामाजिक लोग आगे आ रहे हैं, अतः हमें भी संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। यदि हम संसाधन का संरक्षण नहीं करते हैं तो उसे ही कहा जाता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। ये क्या है? मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति। शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को ही हम डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति का अर्थ है किसी भी संसाधन का बार बार उपयोग करते जाना, उसका नियोजन नहीं करना, यह नहीं सोचना कि यदि यह समाप्त हो जाएगा तो हम इसके बदले में क्या उपयोग कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारत में संसाधन संरक्षण हेतु विभिन्न सामाजिक संस्थानों ने कुछ कार्य किए। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण हेतु क्या क्या कार्य हुए। तो सबसे पहले संसाधन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अपनी बात को रखा कि संसाधन संरक्षण बहुत आवश्यक है। अगर हम संसाधन संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उसके बाद 1974 में एक पुस्तक आई जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें सुमशेर ने, जो इसके लेखक थे, उन्होंने गांधी जी के विचारों को प्रकाशित किया, साथ साथ अपने विचारों को भी प्रकाशित किया, ताकि भारतवासी के साथ साथ जो गांधी जी के चाहने वाले हैं वो संसाधन संरक्षण पर जोर दे और इससे संबंधित कार्य को करें। उसके बाद 1987 में आता है ब्रटलैंड आयोग, और ब्रटलैंड आयोग ने बताया कि हर देश को सतत विकास के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर भी बल देना चाहिए। अर्थात हमें सतत विकास तो करनी ही चाहिए, विकास हमें करनी चाहिए, हमें हमारे देश को हर क्षेत्र में विकास करनी चाहिए, परंतु संसाधन संरक्षण पर भी हमें बल देना चाहिए। उसके बाद एक दस्तावेज लाया गया जिस दस्तावेज का नाम था हमारा साझा भविष्य। इसमें भी हमें संसाधन संरक्षण पर बल देने हेतु बातें की गई। अब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, कि पर्यावरण संरक्षण संबंधित सर्वप्रथम बातें कब और कहाँ हुई। तो सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन बुलाया गया, जो 1972 ईस्वी में बुलाया गया था। और इसका आयोजन इसलिए किया गया ताकि हम पर्यावरण संरक्षण हेतु हर वर्ष इस पर कुछ न कुछ ध्यान दें। इसके लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, और उसी दिन से अब तक या आगे भी प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अब हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अन्य बातों को जानते हैं। इससे संबंधित पूरे विश्व में बहुत सारे सम्मेलन भी हुए, जिसमें प्रथम नाम आता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अर्थात अर्थ समिट भी से हम कह सकते हैं। यह रियो डी जेनेरो में संपादित हुआ था 3 जून से 14 जून 1992 तक। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और भाग लेने के पश्चात एक समझौते हुए, एक नहीं कई समझौते हुए। इन समझौतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे समझौते हुए जो पर्यावरण संरक्षण हेतु वरदान साबित हुआ। इसमें प्रथम नाम आता है ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक उष्मीकरण का। वैश्विक उष्मीकरण क्या होता है कि दिन प्रतिदिन हमारा जो पर्यावरण है उसका तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी तापमान बढ़ने को हम लोग वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं। यह हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो इसे कम करने हेतु कुछ समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उसके बाद वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 अर्थात इसे ही एजेंडा 21 कहा गया एवं रियो घोषणा पत्र जारी किया गया। इन सभी घोषणा पत्र के द्वारा पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु संदेश दिए गए ताकि सभी देश पर्यावरण संरक्षण पर कार्य कर सके। अब बात करते हैं कार्यक्रम 21 अर्थात एजेंडा 21 को। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी सम्मेलन में बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि आए और वहाँ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो वो जो समझौता थी वो 800 पृष्ठीय समझौता थी। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास UNCD के तत्वावधान में रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था उसमें राष्ट्र अध्यक्षों ने जो 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र को स्वीकृति दी थी, जिसमें सतत विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण संबंधित बातें थी। तो उसमें सभी देशों के लिए 21 कार्यक्रम अर्थात 21 एजेंडे को स्वीकृत किया गया कि आप अपने देश में इस 21 एजेंडे को लागू करेंगे। चूंकि इस एजेंडे को लागू करने में आर्थिक सहायता भी मिलनी थी, इसलिए सभी देशों ने मिलकर एक विश्व पर्यावरण कोष की भी स्थापना की जो सभी देशों को इससे संबंधित आर्थिक मदद करता। अर्थात एजेंडा 21 लागू करने में आर्थिक मदद के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 अर्थात 1992 में। दूसरा हुआ 23 से 27 जून 1997 में। अर्थात एक पृथ्वी सम्मेलन से दूसरे पृथ्वी सम्मेलन के बीच 5 वर्ष का समय लगा। अर्थात 5 वर्ष पश्चात दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। और यह न्यूयॉर्क में हुआ और इसे प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन हेतु आयोजित किया गया था कि हम लोगों ने जो आयोजन किया इसमें यह निर्णय लिया गया कि ग्लोबल वार्मिंग या अन्य बातों को जो लिया गया था तो उसका मूल्यांकन किया गया कि ये सभी देश इस पर कितनी अमल किया। उसके बाद आता है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में अर्थात द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में ही हुआ, बस वो जून में थी और ये दिसंबर में हुआ था। ये जापान के क्योटो शहर में हुआ और इसमें भी मुख्य उद्देश्य इसका भी पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने हेतु पर्याप्त उपाय करने थे। इसमें 150 देशों ने भाग लिया और कुल 6 गैस को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया। प्रथम था कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा था मीथेन CH4, तीसरा था नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, चौथा था HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पांचवा था परफ्लोरोकार्बन PFC और छठा था सल्फर हेक्साक्लोराइड SCl6। इन 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार माना गया और सभी देशों ने यह निर्णय लिया कि इन गैसों के उत्सर्जन को हम लोग कम करेंगे। चाहे वह उत्सर्जन जिस प्रकार से किया जाता है, चाहे प्लास्टिक बनाने में किया जाता हो या फिर रिफाइनरी में किया जाता हो या जिस प्रकार से भी हम इसका उत्सर्जन कर रहे हैं उस उत्सर्जन को क्या करेंगे, हम कम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस पर अमल किन किन देशों ने किया। तो यूरोपीय संघ जो थे उन्होंने ग्रीन हाउस गैस, ये जो 6 गैस थे इनमें 8% की कमी की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7 और जापान ने 6% कमी करने की सहमति यानी कटौती पर सहमति जताया और यह जताते हुए यह सम्मेलन जो है समाप्त हुई कि अब हम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करेंगे। चूंकि 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग पर ही बात किया गया था, इसलिए क्योटो सम्मेलन को मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। दूसरी बात, क्योटो सम्मेलन पर्यावरण पर आधारित था, इसलिए इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन, या यह मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस पर आधारित था, इसलिए इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। अर्थात क्योटो सम्मेलन को 3 नामों से जाना जाता है। पहला क्योटो सम्मेलन, दूसरा विश्व पर्यावरण सम्मेलन और तीसरा ग्रीन हाउस सम्मेलन। अब हम बात करते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, दूसरा 1997 में हुआ और तीसरा 2002 अर्थात प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष बाद। और यह हुई थी जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, और यह 26 अगस्त से 4 दिसंबर 2002 तक चला। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित अनेक बातों को लिया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह रियो डी जेनेरो में हुआ था, द्वितीय जो हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था और तीसरा जोहान्सबर्ग में हुआ। तो तीसरा जो था यह मुख्य थी 150 धारा पर यहाँ चर्चा होनी थी कि ये विश्व स्तर पर एक धारा बनाई जाए, एक एक्ट बनाया जाए जिस एक्ट में सभी लोग सहमति दिखाते कि ग्रीन हाउस गैस पर कम उत्सर्जन करना है या जो भी हो, परंतु सभी देशों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ जो बात होनी थी वह असफल रही, अर्थात तृतीय पृथ्वी सम्मेलन असफल रहा। इसमें 2000 प्रतिनिधि ने विभिन्न देशों से भाग लिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण हो या संसाधन संरक्षण हो या संसाधन के नियोजन के बारे में हो, सभी देश चिंतित रहते हैं। अतः हमें भी संसाधन का संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण संबंधित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब जो है आप लोगों को NCERT से इसका सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन मुझे भेज देना है।